हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का ये पेपर है। आप देखिए यहाँ पर ये जो पेपर है इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको और पूरा का पूरा पेपर हम देखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और अगर आपको इसी प्रकार के बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर भी चाहिए और साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और इसका जो नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन है उसे क्लिक कर दीजिए ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, जिनका पेपर हो चुका है वो लोग ये सॉल्यूशन देख लीजिए और जिनका होना है वो भी इस पेपर को पूरा का पूरा देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर इसमें से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए 1 से 5 के उत्तर दीजिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले जो ये दिया हुआ है एक पद्यांश, अपठित पद्यांश है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब मिहिर सिर पर आ गया, अब मिहिर सिर पर आ गया, तपने लगी यह रेत, रह गए पीछे जिनके कुंतलों की छाह में हुआ सूर्योदय हमारा। आगे फिर लिखा हुआ है कि बहुत कुछ छूटा और टूटा भी, हम असंगी स्मरण बैसाखी सहारे चल रहे, रेत के पद चिन्ह। यहाँ पर कहा गया है, देखिए कि रेत के पद चिन्ह क्या, यही हमारे अनुधावित रहे, इनकी मैत्री क्या। अब हमारे, यहाँ पर आगे कहता है कभी, अब हमारे और उस छूटे विगत के बीच संबंध है तो यह कि हम प्रव्रजावसित हैं। ऋतु अभिषेक सिर पर झेलते भाले पर संकोच रेखा, विवशताएं कंठ में अनागत यात्रा, सम्मुख तवेसी जल रही। हम आयु के अश्वत्थ, अपनी चाह भी स्वीकार जिनको है नहीं, अपनी चाह भी स्वीकार जिनको है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि काव्यांश में सिर पर कौन आ गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला प्रश्न है इसमें कहा गया है कि ये जो लिखा हुआ ना कि अब मिहिर सिर पर आ गया, तो सिर पर कौन आ गया है, सिर पर जो है वो मिहिर आ गया है। मिहिर का मतलब होता है सूर्य, तो अब सूर्य जो है वो सिर पर आ गया है। पहले का आंसर आपको लिखना है कि काव्यांश में सिर पर सूर्य आ गया है। अगला क्वेश्चन है नंबर दूसरा। काव्यांश में दूसरा प्रश्न है कि काव्यांश में हम आयु के अश्वत्थ को क्या स्वीकार नहीं है। तो इसका दोस्तों उत्तर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अंतिम पंक्ति है कि हम आयु के अश्वत्थ, यहाँ पे लिखा ना, हम आयु के अश्वत्थ, अपनी चाह भी स्वीकार जिनको है नहीं। तो यहाँ पर हमको अपनी चाह भी स्वीकार नहीं है, अपनी छाया भी स्वीकार नहीं, मतलब हम किसी का साथ स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न रहेगा यहाँ पर कि हम किसी का साथ स्वीकार नहीं करते, हम अपनी चाह को भी स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरा प्रश्न है नेक्स्ट है कि कुंतल शब्द का क्या आशय है। उपाय लिखा है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पे आशय रहेगा। तो आपको बताना है कि कुंतल से आशय है केस, है ना। कुंतल का मतलब होता है केस, हमारे जो केस होते हैं, बाल जो होते हैं, वो है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन है, काव्यांश के अनुसार हमारे लिए अनुधावित क्या रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको कि लिखा हुआ है कि काव्यांश के अनुसार हमारे जो पद चिन्ह है ना, रेत के पद चिन्ह, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेत के पद चिन्ह ही यही हमारे अनुधावित रहे। तो हमारे जो पद चिन्ह पड़े हैं रेत पर, हम आगे बढ़ गए हैं, पीछे जो हमारे पद चिन्ह हैं वही हमारे अनुधावित रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है रेत के पद चिन्ह। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए आगे एक और जो अपठित गद्यांश दिया हुआ है, पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो गद्यांश है इसको हमने पढ़ लिया है, मैं सीधा प्रश्नों पर चलता हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और सीधे हम प्रश्न उत्तर करेंगे इसके। काफ़ी अच्छा जो है वो गद्यांश है, आप इसे पढ़िएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ, देखिए पहला प्रश्न है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है दोस्तों निंदा। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ना, यहाँ रहा प्रश्न कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो आप लिखेंगे कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। यहाँ पर लिखेंगे आप, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। दूसरा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति में कौन से दुर्गुण होते हैं। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति में कई सारे दुर्गुण होते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, दूसरों से घृणा करता है, कई सारे गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों से निंदा क्यों करता है। तो इस गद्यांश में लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि
कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों से निंदा इसलिए करता है क्योंकि वह दूसरों को नीचे गिराना चाहता है और वो स्वयं उस व्यक्ति के ऊपर तक चढ़ना चाहता है, मतलब उसकी स्थिति तक, उसकी पोजीशन तक, उसके सामाजिक पद तक पहुंचना चाहता है, लेकिन वो ऐसा अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है व्यक्ति की निंदा करके। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें रहेगा नीर, ठीक है ना, नी र और र के नीचे रहेगा हलंत, तो ये नीर उपसर्ग है, इसमें याद रखिएगा, इसका नीर उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है 5वां है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका जो शीर्षक है वो आपको लिखना है, इसका जो ईर्ष्या है, ठीक है ना, इसका शीर्षक आएगा ईर्ष्या। और ध्यान रखिएगा जो शीर्षक होता है ना वो हमेशा गद्यांश की पहली पंक्ति में लगभग मिल जाता है। तो यहाँ लिखा है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता। तो यहाँ पे लिखिए ईर्ष्यालु व्यक्ति लिख लीजिए या फिर ईर्ष्या, इस तरीके से जो है आप इसका उचित शीर्षक लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा जो पठित एक गद्यांश है, इसका उत्तर हम देखेंगे। तो लिखा हुआ है कि सबसे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती हैं, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुराव के उलट फेर में खो जाती हैं। दोस्तों इसको हमने पढ़ा, यहाँ पर देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि कवि ने किस आँख को सबसे खतरनाक माना है? तो कवि ने कहा है ना कि सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ बनी होती है। आप लिख सकते हैं कि जो नज़रअंदाज कर दे, मतलब चीज़ों को देखने के बाद भी, सब कुछ देखती हुई भी, मतलब चीज़ें दिख रही है उसके बावजूद भी उसके प्रति उदासीन रहना, उसके प्रति उसे नज़रअंदाज कर देना। तो इस प्रकार की आँख जो नज़रअंदाज करती है, हर चीज़ को देख करके भी नज़रअंदाज करती है, उस आँख को कवि ने यहाँ पर क्या कहा है, सबसे खतरनाक आँख माना है। दूसरा प्रश्न है, अंधेपन की भाप पर ढुलकना से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ पर देखो लिखा है कि जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि चीज़ें देखी है और जिस तरीके से भाप उठती है उसी तरीके से, मतलब चीज़ों जो भाव उठते हैं लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ज़्यादा उस पर गौर नहीं करता। ठीक है, इसका आंसर आपको ये लिखना है। अगला प्रश्न है कि रोज़मर्रा के क्रम से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ पर रोज़मर्रा के क्रम, कवि ने यहाँ पर किसान का वर्णन किया है। इसमें कवि यहाँ पर कहता है कि रोज़मर्रा का क्रम का मतलब जो दैनिक काम होते हैं, जो रूटीन होते हैं और हम सेम टू सेम जो काम करते हैं, रोज़ जो काम करते हैं, उसी को रोज़मर्रा के क्रम कवि ने कहा है। लक्ष्यहीन दुराव यहाँ पर जो है वो किसका प्रतीक है? तो लक्ष्यहीन का मतलब है किसान का वर्णन किया, और यहाँ पर क्या होता है कि किसान का कोई लक्ष्य निश्चित नहीं होता गया है। तो ये जामुन के पेड़ पाठ से लिया गया है। ठीक है, लेखक है इसके कृष्णचंद्र, और ये जो पाठ है ये जामुन के पेड़ पाठ से लिया गया है। क्लर्क को ताज्जुब क्यों हुआ? वो उसी काम को बार बार करता रहता है, इसी को यहाँ पर कवि ने लक्ष्यहीन जो है वो दुराव कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेपन की भाप में कौन सा अलंकार है? तो ये जो क्वेश्चन है अंधेपन की भाप में, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है ना, इसमें रूपक अलंकार है, आपको लिखना है इसमें अंधेपन की भाप, इसमें रूपक अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर जो ये जो गद्यांश है, पठित गद्यांश है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो यहाँ पर पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसके लेखक है ना कृष्णचंद्र है, याद रखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? कृष्णचंद्र है। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? जो वो ताज्जुब हुआ था। ठीक है, इसको पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि गद्यांश में सरकारी कर्मचारियों की किस मानसिकता को उजागर किया गया है? तो उनकी विवेकहीनता को उजागर किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है काम निपटाने का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है? तो काम निपटाने का सबसे सरल तरीका ये होता है कि हम सरकारी आदेशों का इंतजार किए बिना, है ना, सरकारी आदेशों का इंतजार किए बिना अपने विवेक से काम करते जाएं। तो ये हमने इसका यहाँ पर तक सॉल्यूशन किया, और आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यह क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? और उसके बाद में मैं एक बार पढ़ के आपको सारा का सारा बता देता हूँ। सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, लिखा है छठा कि आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? सातवां प्रश्न है कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद ही पैदा होता है, यह बात लता पर कहाँ तक जो है वो लागू होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेरा निजाम है सिल्दे जुबान शायर की, इसमें किस स्थिति का वर्णन किया गया है? लघु चित्र शैली से क्या आशय है? 9वां प्रश्न है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न है
एक आदर्श रिपोर्ट के आपको गुण बताने हैं। 11वां प्रश्न है भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 12वां प्रश्न है जामुन के पेड़ कहानी के आधार पर लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। 13वां प्रश्न है आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर के नेहरू के क्या सपने थे, क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए। और फिर आपको 14वां प्रश्न यहाँ पे देखो लिखना है कि पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार बताइए। और उसके बाद में 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध है, जिनका पेपर होना है वो इस पर जो है इन टॉपिकों पर अपना एक निबंध तैयार कर लीजिएगा। पहला है मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, दूसरा है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, तीसरा है नरेगा गाँव में रोजगार कार्यक्रम, नेक्स्ट है आतंकवाद भारत के लिए चुनौती। तो ये कुछ जो है वो आपके क्वेश्चन थे। नीचे देखो आगे लिखा हुआ 16वां प्रश्न है कि अपने को आप जिला प्रमुख पाली मानते हुए जिला कलेक्टर पाली को एक पत्र लिखिए जिसमें जिले में चल रहे मनरेगा कार्य में हुई अनियमितताओं को दूर करने का अनुरोध किया गया हो। एक आपको क्या करना है, पत्र जो है वो लिखना है जिला कलेक्टर पाली को। दूसरा अथवा में जो है प्रश्न उसमें है कि न्यायाधीश नागौर की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार को अपने क्षेत्र में फैली अज्ञात बीमारी से राहत दिलवाने हेतु राजधानी से चिकित्सकों की एक टीम भिजवाने हेतु जो है वो एक निर्धारित प्रारूप में कार्यालय पत्र आपको लिखना है। और ये तो था जो प्रश्न था हमने देखा। और इसी प्रकार के आपके बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे, आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो आपका इंग्लिश का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का, सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जो नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।